OLE, the utopian world of online education. Hello, dear students. Welcome to OLE. In our previous session, we studied Ohm's law. What we studied in Ohm's law? That if we are connecting voltmeter across a load and an ammeter in the circuit, then the ratio of voltage and current is always constant. Means what? The current in a circuit will be as much as we are giving the potential difference across the load. जितना ज़्यादा वोल्टेज देंगे उतनी ज़्यादा करंट बढ़ेगी और वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट होगा. दिस इज व्हाट ओम्स लॉ वाज स्टेटिंग इन हिज प्रिंसिपल. टुडे we will see what are the limitation of Ohm's law and can we practically prove Ohm's law. So let's see. So first we will discuss what are the limitations of Ohm's law. Ohm's law is only applicable if the temperature is constant. If the temperature is varying and you are taking the readings of voltmeter and ammeter, then the ratio of voltage and current will be not constant. Means the Ohm's law will not verified. Hence, the first condition is that if Ohm's law is only applicable if temperature is constant. If temperature will vary, the ratio of voltage and current will not constant. Hence, this is one of the limitation of Ohm's law. The second limitation that physical conditions should not vary. Means they should remain constant. वही फिजिकल कंडीशंस हैं, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया और जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए. जो भी फिजिकल कंडीशंस हैं दोज शुड बी कांस्टेंट, दे शुड नॉट वेरी. सो दीज आर द टू लिमिटेशंस. If these limitations will be not there, then only we can apply the Ohm's law. Else Ohm's law cannot be applied if the temperature is varying and if the physical conditions are varying. Then we will not able to apply the Ohm's law. Okay. So these are the few limitations of Ohm's law. Now we will see, can we prove the Ohm's law practically? Practically कैसे हम prove करते हैं Ohm's law देखते हैं. तो we will take a circuit जिसमें हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं जिसमें हम वोल्टेज और करंट को मेजर करते हैं और फिर उनका रेशियो निकालते हैं. ओके. तो इलेक्ट्रिक सर्किट जानने से पहले हम कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनके सिंबल क्या होते हैं. सो विल डिस्कस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो कि सर्किट में यूज होंगे and its symbols. ओके. तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ये, और उसका सिंबल हम बनाते हैं, उसका यूज क्या है वो भी बताते हैं. अमीटर. अमीटर क्या करता है? इट मेजर्स करंट. ओके. जब भी हम अमीटर को सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो अमीटर का पॉजिटिव पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और निगेटिव बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे. इसका पॉजिटिव एंड बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ और निगेटिव एंड बैटरी के निगेटिव एंड के साथ कनेक्ट करेंगे. एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा.
पैरेलल नहीं कनेक्ट होगा, ओके, इट विल कनेक्टेड इन सीरीज, इट विल connected in series. Okay. Second, voltmeter. ये क्या है? वोल्टमीटर। इसमें भी पॉजिटिव एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, नेगेटिव एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। ये क्या करता है? इट मेजर्स वोल्टेज, इट मेजर्स voltage and it is connected parallel in the circuit, parallel in the circuit, सर्किट में हम इसको लोड के पैरेलल कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर को, ओके। और देखते हैं कंपोनेंट, ये एक रजिस्टर है। रजिस्टर का क्या काम होता है आपको मालूम है? करंट जहां से इंटर होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, करंट जहां एग्जिट होती है वो निगेटिव टर्मिनल होता है, ओके। ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करती है। ये फिक्स्ड रजिस्टर है, इसमें रेजिस्टेंस फिक्स्ड होगा, 10 ओम 15 ओम, जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो फिक्स्ड होगी। इसमें हम वेरी कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, अपने अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस को घटा या बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रजिस्टर। और कंपोनेंट देखते हैं, ये एक सेल है, इसका क्या काम होता है? ये करंट प्रोवाइड करता है सर्किट को, सेल। और जब मेनी सेल्स आर कनेक्टेड तो वो बैटरी बन जाता है। जब बहुत सारे सेल हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो बैटरी बन जाता है। ये क्या है? बैटरी। ज्यादा करंट के लिए बैटरी यूज करेंगे, कम करंट के लिए हम सेल यूज करते हैं। और देखते हैं ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। इसका काम क्या होता है कि इट डिटेक्ट्स करंट और वोल्टेज इन द सर्किट। ये मेजर नहीं करता है, डिटेक्ट करता है कि वेदर देयर इज करंट और वोल्टेज इन द सर्किट और नॉट। जहां पे भी हमें गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे तो ये डिफ्लेक्ट होगा, इसमें एक निडल लगा होता है, वो निडल अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है इट मींस देयर इज करंट और वोल्टेज, जो भी हमें मेजर करना है। तो ये मेजर नहीं करके देगा, ये सिर्फ डिटेक्शन करता है, सेंस करता है कि वेदर देयर इज करंट और नॉट, ओके। ये सिंबल है बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का। ये सिंबल है की का, की, ये ओपन है। की हम क्यों लगाते हैं? हम सेल से कब चाहते हैं कि करंट आगे जाए और कब चाहते हैं कि करंट ब्लॉक हो जाए, ना जाए। तो ओपन की होगी, इसका मतलब कि सर्किट क्लोज्ड नहीं है, कंप्लीट नहीं है, यानी उस सर्किट में जो भी हम बल्ब लगा रहे हैं, अगर बल्ब लगा रहे हैं या कोई और लोड लगा रहे हैं तो वो उसके क्रॉस करंट नहीं पहुंचेगी, यानी बल्ब कभी ग्लो नहीं करेगा, तब तक ऑन नहीं होगा जब तक कि की क्लोज नहीं होगी। की क्लोज होगी तभी करंट आगे जाएगी, अदरवाइज करंट विल नॉट फ्लो इन द सर्किट। और की क्लोज जब होगी तो हम ऐसे दिखाएंगे, ये क्लोज्ड की का है, या और बुक्स में इस तरह से भी दिखाते हैं, ये ओपन की है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में, और ये क्लोज की है।
ये अर्थिंग का सिंबल है। अर्थिंग का क्या काम होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ अर्थिंग? अगर करंट लीक हो रही है किसी भी, हर नॉर्मली हम सारे इक्विपमेंट्स को अर्थ कर देते हैं ताकि कोई भी अगर करंट लीक हो रही है तो वो अर्थिंग के थ्रू अर्थ में चली जाए और कोई शॉक ना लगे या कोई डैमेज ना हो, इसलिए मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर अर्थड। सो दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग। ओके, ये फ्यूज का सिंबल है, या फिर ऐसे भी बनाते हैं कुछ बुक्स में, फ्यूज। फ्यूज देखा है ना आपने? फ्यूज एक बहुत ही नाइक्रोम का वायर होता है, ठीक। जब करंट जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा आ जाती है, जो करंट हमें रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा ट्रांसफार्मर से हमें सप्लाई हो जाती वोल्टेज, तो क्या होता है, फ्यूज का जो वायर है वो मेल्ट हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है, ओपन सर्किट की तरह काम करने लगता है। मींस करंट फर्दर आगे नहीं जाएगी और आपके इक्विपमेंट्स जो कनेक्टेड हैं वो सेफ रहेंगे। तो ये काम फ्यूज का होता है फॉर सेफ्टी पर्पज। ओके, और देखते हैं, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है। ट्रांसफार्मर विद वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है। सो दीज आर फ्यू सिंबल्स जो हम आगे पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स जिनको हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाएंगे और उनके यूजेस देखेंगे। ओके, so now we will draw an electric circuit and through which we will understand that whether the Ohm's law can be verified in your laboratory. So verification of Ohm's law. So we have to draw an electrical circuit first. First of all, we will draw an electrical circuit. So suppose that we are connecting a rheostat. Means rheostat is a device where we can vary the resistance as per the requirement. हमें 10 ओम चाहिए होगा तो हम 10 ओम पे सेट कर सकते हैं। अगर हमें 15 ओम चाहिए then we can set it at 15 ohm. As per the requirement we can set the resistance in the circuit and then we will use the rheostat. rheostat में एक range of resistance है, 10 ओम से 0 ओम से लेके 100 ओम तक, या as per the requirement there will be a range of resistance and we can vary as per our requirement. We will connect an ammeter, a resistor. Here we are connecting a battery. It is a key. एक की यूज की हमने और ये इस लोड के क्रॉस, रजिस्टर के क्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया V. Okay. Now this is the positive terminal of battery, this is negative terminal, hence it will be positive, it will be negative. Similarly this will be positive, this will be negative. वोल्टमीटर का भी पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव टर्मिनल विल बी कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एज सून एज वी क्लोज द की, जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे इस बैटरी से करंट मिलना स्टार्ट होगी, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, ठीक। हम रियोस्टेट को सेट करते हैं मैक्सिमम पे। ओके, मान लो
सपोज हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे, विल ड्रा ए टेबल, ओके, 1 2 3 4 5, these are the number of readings we are taking. ये हम नंबर ऑफ रीडिंग्स ले रहे हैं, एक रीडिंग लेंगे, दो लेंगे, तीसरी, चौथी, इस तरह से। ये रेजिस्टेंस, ये करंट और ये वोल्टेज। ओके, सो वी सेट द रेजिस्टेंस एट मैक्सिमम। जब हम रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पे सेट करेंगे तो मिनिमम करंट यहाँ पे मिलेगी हमें, है ना। हम ऐसी जगह पे इसको ऐसे पॉइंट पे सेट करते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस पे सेट करते हैं कि हमें मिनिमम करंट मिले अमीटर में। विल नोट डाउन द रीडिंग ऑफ अमीटर। ओके, जो भी अमीटर की रीडिंग आई, मान लिया हमने कि 1 एम्पियर आई, वो हम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक। और इस वोल्टमीटर की रीडिंग, जो कि वोल्टेज ड्रॉप होगा इस रजिस्टर के अक्रॉस, उस वोल्टमीटर की भी रीडिंग नोट कर लेंगे। सपोज दैट वोल्टमीटर, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो 2 वोल्ट हुआ। अब अगेन हम अब की बार रेजिस्टेंस को थोड़ा कम करेंगे। अगर हमने पहले माना कि 10 ओम लिया था, तो इस बार हम 6 ओम ले रहे हैं रेजिस्टेंस। तो आई की फिर से कुछ वैल्यू आएगी, वी की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक। नेक्स्ट टाइम हम 4 ओम पे लेंगे, आई की वैल्यू नोट करेंगे जो अमीटर में होगी, वी की वैल्यू नोट करेंगे जो वोल्ट मीटर में होगी। नेक्स्ट टाइम और घटाएंगे रेजिस्टेंस को, 3 ओम कर देंगे, फिर से हम रीडिंग नोट करेंगे, 2 ओम कर देंगे, फिर से रीडिंग नोट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि वोल्टेज और करंट की जो रीडिंग्स हैं एट डिफरेंट, ये वोल्टेज हमने ले लिया और ये करंट ले लिया, तो वोल्टेज की रीडिंग नोट करेंगे जो हम, और जो करंट की रीडिंग्स हैं, अगर इनके बीच में हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है, ठीक। इस ग्राफ को एनालाइज करने पे हमें क्या दिखता है कि जो वोल्टेज और करंट का रेशियो है, द रेशियो ऑफ डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट है। अब डेल्टा V अपॉन डेल्टा I से क्या मतलब है, ये भी समझो। ये वोल्ट डेल्टा V है, यानी V2 माइनस V1। अगर हम इसको V2 मान लें और इसको V1 मान लें, तो डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1। और डेल्टा I का मतलब, अगर हम इसको I2 मान लें, इसको I1 मान लें, इट मीन्स I2 माइनस I1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। ये वैल्यू जो हमें मिलेगी, वही वैल्यू हमें तब भी मिलेगी अगर हम V3 माइनस V2 करें, V3 माइनस V2 अपान I3 माइनस I2, I3 माइनस I2। ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होंगी। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1 एंड V3 माइनस V2 अपॉन I3 माइनस I2, देन इट मीन्स कि ओम्स लॉ वेरी कर रहा है, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। कांस्टेंट मिल रही है हमें वैल्यू, जितने भी हम यहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे ले रहे हैं V1 और डेल्टा V और डेल्टा I, उनका जो रेशियो है वो हमेशा हमें कांस्टेंट मिल रहा है। अगर यहाँ पे x वैल्यू मिली तो यहाँ पे भी x होगी, और जितनी बार हम निकालते जाएंगे वो x वैल्यू ही मिलेगी। सो इन दिस वे वी कैन वेरीफाई ओम्स लॉ। कि लैब में हम ये सेटअप करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, डोंट फॉरगेट टू क्लोज द की को क्लोज करने के बाद ही हमें पूरा करंट और वोल्टेज मिलेगी, एंड देन वी विल टेक द रीडिंग्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, setting the resistance at maximum so that we can get the minimum current initially, and then we will reduce the value of resistance and will get different values of current and voltage. We'll note down the certain readings, and then we will see that whether these readings, the ratio of delta V and delta I is constant in all these readings. If it is constant,
then it means that Ohm's law is verified. Okay, so this was the verification of Ohm's law. Okay, now we will see what are ohmic resistor and what are non-ohmic resistor. Ohmic and non-ohmic resistor. So पहले हम बात करते हैं ohmic resistor क्या होते हैं. Ohmic resistors are those resistors which these are those resistors which follow Ohm's law. ओम्स लॉ को अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो ओमिक रजिस्टर होंगे. कैसे फॉलो कर रहे हैं? अगर हम इन रजिस्टर्स के लिए जिन मटेरियल से ये रजिस्टर्स बने हुए हैं उनका वोल्टेज और करंट का ग्राफ ड्रॉ करें और वो जो ग्राफ ड्रा कर रहे हैं उसमें हर एक पॉइंट पे वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे कि ये ओमिक रजिस्टर है. और अगर कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये ओमिक रजिस्टर नहीं है. तो कुछ कंडीशन होती है ओमिक रजिस्टर की कि it should follow the Ohm's law as well as it should pass through the straight line जो हमें मिल रही है. ऐसे वोल्टेज और करंट का जब हम रेशियो लेंगे तो हमें ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, तब ये ओमिक रजिस्टर होगा. और ये स्ट्रेट लाइन जो है ये ओरिजिन से होके जानी चाहिए. दिस स्ट्रेट लाइन वी कैन राइट दिस straight line should pass through origin. डेल्टा V अपॉन डेल्टा I कांस्टेंट होना चाहिए, ये भी कंडीशन है. ओके, तो कौन से रजिस्टर्स ऐसे होते हैं जो ओमिक रजिस्टर्स होते हैं? जो मेटल और एलॉयज से बने होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और एल्यूमिनियम हो गया. ये सारे रजिस्टर्स जो हैं, इनसे जो रजिस्टर्स बनाते हैं हम वो ओमिक लॉ को फॉलो करते हैं. क्यों? क्योंकि इनसे हम जो इन मटेरियल को यूज करके जो रजिस्टर बनाते हैं वो यही ग्राफ वोल्टेज और रेशियो का यही ग्राफ उनमें हमें मिलता है. ठीक, तो ये इन मेटल्स की मदद से विद द हेल्प ऑफ दीज मेटल्स which registers are constructed, those follows the Ohm's law. ओके, अब हम बात कर लेते हैं नॉन ओमिक रजिस्टर्स की. नॉन ओमिक resistors those resistors which do not follow Ohm's law. What does it mean? It means that the delta V upon delta I, the ratio of voltage and current, is not constant. Constant नहीं होगा. एंड इफ इट इज नॉट कांस्टेंट तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा. क्यों? क्योंकि वोल्टेज और करंट का रेशियो हर जगह पे कांस्टेंट नहीं है, तो ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी. सो दिस इज नॉन ओमिक रेजिस्टर. अब जितने भी, जैसे हम डायोड है, जेनर डायोड है, या आपने सोलर पैनल्स देखे होंगे, सोलर सेल्स होते हैं, फोटो डायोड होते हैं, या एलईडी तो आपने देखी होगी ना, एलईडी होते हैं. ये सब क्या है?
इनका जो ग्राफ होगा वो नॉन ओमिक रेजिस्टर्स, नॉन ओमिक होगा। इनके जो ग्राफ्स हैं वो नॉन ओमिक है, ठीक। तो जो हम ये ड्रा करते हैं, इनके अगर वी आई ग्राफ हम ड्रा करते हैं तो इनके, चाहे वो एलईडी हो, चाहे वो फोटो डायोड हो, चाहे डायोड हो, उनके ग्राफ हमें जब ड्रा करते हैं तो वो ओम लॉ को फॉलो नहीं करते। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए आपको डायोड का ग्राफ दिखाते हैं। डायोड का ग्राफ कुछ यूं मिलता है। जैसे जैसे हम करंट को, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, करंट भी बढ़ती है और फिर सेचुरेट हो जाती है। तो ये क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी वोल्टेज और करंट का रेशियो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं है ना। तो ये नॉन ओमिक रेजिस्टर कहलाएगा। और जब हम इनके इन मटेरियल्स से बना के रेजिस्टर कोई बनाते हैं तो उनका जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो फॉलो करता है ओम्स लॉ, हेंस दैट विल बी ओमिक रेजिस्टर। So this is the difference between ohmic resistor and non-ohmic resistor. In exam, it may be asked that identify which of these are the ohmic resistors and which of these are non-ohmic resistor. Let's see one example. So here are few graphs I have drawn. You have to identify which of them are ohmic resistor and which of them are non-ohmic resistor. Okay. So the first one, as we can see that this is V and I, and we will get the ratio of V and I always in constant, since this is the straight line passing through the origin O, hence this is ohmic resistor. Ohmic resistor. This one, this is also ohmic resistor. यहाँ पे भी वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। So this is another ohmic resistor. Okay. This one is not following Ohm's law, hence ये वाला non-ohmic resistor, non-ohmic. This one, इसमें बहुत माइन्यूट सा स्लोप है, ये ऐसे जाना चाहिए था बट ऐसे गया है। ड्यू टू दिस स्लोप इट इज नॉन ओमिक। दिस इज कंप्लीटली नॉन ओमिक, because the ratio of voltage and current is not constant. This is another non-ohmic. यहाँ पे देखिए, ये इस पॉइंट पे जो आपका करंट और वोल्टेज है, ये करंट है मान लिया, यहाँ पे जो वोल्टेज है और जो करंट मिल रही है वही करंट इसी वोल्टेज पे हमें यहाँ पे भी मिल रही है। I1 और I2 डिफरेंट है फॉर द सेम वोल्टेज, हेंस दिस इज नॉन ओमिक रेजिस्टर। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर द graph is for ohmic resistor or this graph is for non-ohmic resistor. Now you have to identify and tell me that whether this is ohmic or non-ohmic resistor. This is a question for you and you have to reply in the comment box whether this is the ohmic resistor or non-ohmic resistor. Okay, so I would like to wind up my session over here. We'll meet in the next session. Till then, take care of yourself and must reply. Stay blessed, stay happy.